इस फिल्म की शुरुआत होती है 1986 से। हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे एडलेड नाम की एक बच्ची खड़ी है। वो अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक मिरर हाउस है। उसके बाहर लिखा होता है फाइंड योर सेल्फ। जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे अपनी ही एक हमशक्ल नज़र आती है। उसे लगता है कि वो किसी शीशे के सामने खड़ी है, पर वो एक लड़की होती है, हूबहू एडलेड के ही शक्ल की। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और किसी तरह से बाहर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि बहुत साल बीत चुके हैं। एडलेड अब बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं और ये सब एक कार में बैठकर उसी बीच पर जा रहे होते हैं जहाँ पर एडलेड ने अपनी हमशक्ल को देखा था। एडलेड अब तक उसे भूल नहीं पाई थी। उसका खौफ उसके दिलो दिमाग पर आज भी कायम था। एडलेड उस बीच पर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर उसका पति उसे वहाँ जाने के लिए किसी तरह से मना लेता है। अपने पति, बेटे और बेटी के साथ वो उस बीच पर पहुँच जाती है। यहाँ पर उनके फ्रेंड्स जोश और किटी भी होते हैं। वो बीच पर एक बूढ़े की लाश को देखते हैं जिसे किसी ने चाकू से मार डाला है। फिर हम देखते हैं कि एडलेड का बेटा जेसन भी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसकी माँ पहुंची थी, यानी उसी मिरर हाउस के सामने। वहां वो एक आदमी को देखता है जो दोनों हाथ फैलाए उसकी तरफ पीट करके खड़ा होता है। उसके दोनों हाथों से खून टपक रहा होता है। हैरत की बात ये होती है कि ये उसी बूढ़े आदमी का हमशक्ल होता है जिसकी लाश उन लोगों ने बीच पर देखी होती है। उस आदमी को देखकर जेसन बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागता हुआ एडलिन के पास आता है, पर वो इतना ज़्यादा दहशत में होता है कि अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता पाता। फिर हम देखते हैं कि एडलेड और उसकी फैमिली बीच हाउस पर आ जाते हैं। यहाँ पर एडलेड अपने हस्बैंड को बताती है कि कैसे उसने यहाँ पर बचपन में अपनी हमशक्ल को देखा था और उसे लगता है कि वो आज भी उसका पीछा कर रही है, पर उसके हस्बैंड को लगता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम है। फिर हमें उनके बीच हाउस के बाहर 4 लोगों की परछाइयाँ नज़र आती हैं। एडलेड का हस्बैंड गेब उन परछाइयों को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर वो वहाँ से नहीं जाती। एडलेड पुलिस को कॉल करती है, पर पुलिस को वहाँ पहुँचने में टाइम लगने वाला था। तब तक ये चारों परछाइयाँ घर के अंदर आ जाती हैं और इस पूरी फैमिली को बंदी बना लेती हैं। जब ये उन परछाइयों की शक्लें देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं। वो चारों परछाइयाँ एडलेड, उसके पति और दोनों बच्चों की हमशक्ल होती हैं। एडलेड की फैमिली और उन चारों हमशक्लों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उन चारों हमशक्लों में से सिर्फ एडलेड की परछाई ही बोल पाती है। एडलेड की हमशक्ल उसे बताती है कि वो एडलेड से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। एडलेड ने अपनी दुनिया में अपनी पसंद से शादी की, पर उसे यहाँ पर मजबूरी में उसके हमशक्ल से शादी करनी पड़ी। एडलेड के बच्चे सुंदर और हेल्दी थे, वहीं पर उसकी हमशक्ल के बच्चे बोल नहीं सकते थे और उसके एक बच्चे का चेहरा तो इतना ख़राब था कि वो उस पर मास्क लगा कर रखती थी। एडलेड जिस तरह की लाइफ अपनी दुनिया में जीती थी, उसकी हमशक्ल और उसके परिवार की लाइफ वैसी नहीं होती। इसलिए वो लोग एडलेड और उसकी फैमिली को मार कर उनकी जगह लेना चाहते थे। इसलिए वो अपने अपने हमशक्ल को अलग अलग जगह पर मारने के लिए ले जाते हैं, पर एडलेड का हस्बैंड गेब अपने हमशक्ल को मार डालता है और उसके दोनों बच्चे भी एडलेड के समेत भागने में कामयाब रहते हैं। फिर वो सब बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और उस बीच पर पहुंचते हैं जहां पर वो मिरर हाउस होता है, क्योंकि इनकी गाड़ी वहां पर होती है। वहां पहुंचकर इन्हें पता लगता है कि शहर में हर इंसान का हमशक्ल घूम रहा है जो अपने असली रूप को ख़त्म कर देना चाहता है। ये सारे हमशक्ल रेड कलर के सूट में होते हैं। हम देखते हैं कि शहर में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। दूसरी ओर यहाँ बीच पर एडलेड की कार को जला दिया गया होता है। एडलेड के बेटे का हमशक्ल उनकी ओर आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि वो एडलेड और उसकी फैमिली को मार डालना चाहता था। तभी एडलेड का बेटा पीछे की ओर चलना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि उसका हमशक्ल भी पीछे जाना शुरू हो जाता है। पीछे एडलेड की कार आग में जल रही थी। एडलेड के बेटे का हमशक्ल उसी आग में जल के मर जाता है। तभी एडलेड की हमशक्ल रेड वहाँ पहुँच जाती है और एडलेड के बेटे को उठाकर ले जाती है। एडलेड ये जानती थी कि रेड उसके बेटे को कहाँ लेकर गई होगी। वो उसी मिरर हाउस के बाहर पहुँच जाती है। बाहर लिखा होता है फाइंड योर सेल्फ, जहाँ बचपन में वो अपनी हमशक्ल से मिली थी।
यहाँ पर वो एक हिडन डोर देखती है जिसके नीचे एक लंबा सा एस्केलेटर होता है। वो उस पर से नीचे जाती है तो उसे वहाँ बहुत सारे खरगोश नज़र आते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर वो अपनी हमशक्ल रेड को एक क्लासरूम में देखती है। यहाँ पर रेड उसे बताती है कि वो गवर्नमेंट का एक एक्सपेरिमेंट है। बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके तहत उन्होंने ऊपर सरफेस पर रहने वाले हर इंसान का एक क्लोन तैयार किया था। वो क्लोन बनाने में तो सक्सेसफुल रहे पर वो उनमें आत्मा नहीं डाल पाए, वो उसमें फेल हो गए। इसलिए उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। पर इस प्रोजेक्ट में तैयार किया गया हर क्लोन अपने असली रूप से जुड़ा हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने जो क्लोन तैयार किए थे वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो अपने असली रूप की परछाई थे। जो उनका असली रूप करता था वही उन्हें भी करना होता था। जैसे कि जब एडलेन के बेटे का हमशक्ल उन्हें मारने आता है और एडलेन का बेटा पीछे की ओर चलने लगता है तो उसके हमशक्ल को भी अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं और वो आग में जल के मर जाता है। एडलेड की हमशक्ल रेड बाकी के क्लोन्स से अलग होती है क्योंकि बाकी क्लोन्स बोल नहीं पाते, पर रेड बोल सकती थी। रेड का दिमाग भी बाकी क्लोन्स से बिल्कुल अलग था, इसलिए बाकी के क्लोन्स ने उसे अपना लीडर बना रखा था और रेड ने यह प्लान बना रखा था कि सभी क्लोन्स ऊपर जाएंगे और अपने असली रूप को मारकर उनकी बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि ये बहुत सालों से इन्हीं टनल्स में रह रहे थे और इन्हें खाने के लिए सिर्फ खरगोश का कच्चा मांस ही अवेलेबल था क्योंकि वहाँ पर और कुछ खाने को था ही नहीं। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत सबसे पहले खरगोश से ही की गई थी। जब वो सक्सेसफुल रहे तभी इंसानों पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया, पर यह पूरी तरह से फेल रहा। अब एडलेड अपने बेटे को हासिल करने के साथ साथ रेड को भी मारना चाहती है। इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। रेड बुरी तरह से एडलेड को मारती है। आखिर में एडलेड रेड को मारने में कामयाब रहती है। वो अपने बेटे को भी छुड़ा लेती है और इस जगह से बाहर निकल जाती है। अब एडलेड अपनी फैमिली के साथ एक एम्बुलेंस में बैठ जाती है। इसके बाद ये स्टोरी 1986 में वापस पहुंच जाती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। जब एडलेड बहुत छोटी थी उसने अपनी हमशक्ल को देखा था। तब उसकी हमशक्ल उसे बेहोश करके नीचे ले गई थी। वहाँ पर वो एडलेड को बांध देती है और ख़ुद उसके कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और यही कारण होता है कि जब वो बाहर आती है तो कुछ बोल नहीं पाती, यानी कि वो एडलेड नहीं उसकी हमशक्ल होती है। रियल एडलेड इतने सालों तक उन टनल्स में ही रही थी और यही कारण था कि सभी क्लोन्स में सिर्फ वही एक ऐसी थी जो बोल पाती थी और एडलेड की हमशक्ल जिसने उसकी जगह ली थी वो इंसानों के बीच में रहकर बोलना सीख गई थी। अब हम देखते हैं कि एडलेड का बेटा जेसन उसे शक भरी निगाहों से देख रहा होता है, जैसे कि उसे सच का पता लग चुका हो। तभी एडलेड की हमशक्ल भी जेसन की ओर देखकर अजीब सा मुस्कुराती है और वो एम्बुलेंस वहाँ से आगे बढ़ जाती है। ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ मीडिया नीचे उन क्लोन्स को देख रहा होता है जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लंबी लाइन बना रखी होती है और ये लाइन इतनी लंबी होती है कि लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसी के साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।